अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची के बारे में सवालात उठने लगे हैं कि क्या मलक रियाज साहब बहरिया टाउन कराची को बचा पाएंगे। क्या बहरिया टाउन का जो मामला है बड़ी सरकार से वो हल होने जाएगा या फिर ये उलझता ही रहेगा और इस तरह से बहरिया टाउन किसी और के हवाले हो जाएगा। और मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि अब हमें शायद ये बताया जाएगा कि आपका सरमाया सिवाय डीएचए के कहीं भी महफूज नहीं है। क्या वाकई ऐसे हो सकता है। और जो मलक रियाज साहब एक इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, जिस इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ था कि ये इंटरव्यू आ रहे हैं, रिकॉर्ड हो चुका है, उस इंटरव्यू का क्या हुआ। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो बहरिया टाउन के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, तो आज मैं बात करूंगा उस पर। और उससे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो लोग बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त दे रहे हैं और सपोर्ट अपनी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, तो इस वीडियो को भी आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लिया करें। और इसके साथ एक मेरा ट्रैवल चैनल है जिस पर मैं बग़ैर किसी सियासत के सिर्फ घूमने फिरने की और दुनिया दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर उसको भी आप सपोर्ट करेंगे तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब चलते हैं बहरिया टाउन कराची का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट हेयरिंग हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से इस केस के बारे में तहकीकात समझे कि उन्होंने एक फ़ैसला दे दिया और तहकीकात समझे शुरू हो चुकी है। और जो साकिब निसार की अदालत ने जो फ़ैसला दिया था 460 अरब रुपए का फ़ैसला सुनाया गया था कि भाई आप जुर्माना देंगे तो इसके बदले में आपके नेब के केसेस भी नहीं चलेंगे और सारा किस्सा जो है ख़त्म हो जाएगा। तो अब वो दोबारा सवालात उसके बारे में भी उठना शुरू हुए हैं। बहरिया टाउन कराची के मुतालिक जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, इस पर एक सर्वे टीम गई थी, जिस सर्वे टीम ने ये बताया कि बहरिया टाउन कराची जो कह रहा है कि हमें 16,000 एकड़ एराजी जो है वो हमारे मतलब हमें नहीं मिली या उनके पास है, उससे तो ज़्यादा ज़मीन उनके पास आ गई है, 19,000 से भी ज़ायद का है। तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखूँगा ताकि गलती ना हो। तो 10 रुकनी कमेटी थी जिसमें कमिश्नर कराची की सरबराही में इसने एक रिपोर्ट जो है जमा कराई है और उसमें कहा गया है कि इसमें 3,000 एकड़ एराजी है। टोटल जो ज़मीन है 3,031 एकड़ जो है ज़मीन, उस पर उन्होंने कहा है कि कब्ज़ा है, मतलब बहरिया टाउन के हवाले है। और इसके साथ इसमें डिस्ट्रिक्ट मलीर में 813 एकड़ है और जबकि जहामशोरो डिस्ट्रिक्ट में 2,222 एकड़ ज़मीन इनके अंडर है, कब्ज़े में है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 24 नवंबर को डिसीजन दिया उसमें यह मसला भी हल कर दिया कि जो पैसे हैं मलक रियाज ने जमा करवाए हैं बहरिया टाउन कराची ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, उनमें से 30 अरब रुपए और हुकूमत सिंध को दिए जाएं। ये शुक्र है कि इस वक्त निगरान हुकूमत है, लेकिन ये मुतालबा पिछली हुकूमत का था। इस पर भी मैं लास्ट में बात करूँगा कि अगर ये पैसे आएंगे तो इससे इसका क्या होगा। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2019 में जो फैसला सुनाया था वो वाकई बहरिया टाउन ने रजामंदी दिखाई थी और सुप्रीम कोर्ट में एक समझे कि अंडरटेकिंग दी कि हम आपको पैसे देंगे और इसके नतीजे में हम ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो गिरवी भी रखते हैं कि अगर हम न दे पाएँ तो इन पे भी कब्ज़ा हो। जिसमें मुझे जो याद पड़ता है उसमें डेंजू था, उसके साथ बहरिया टाउन के जो पार्क हैं, बहुत सारी और ज़मीनें हैं, वो सब इन्होंने रखवाई थी और इसलिए उस मामले पे भी बात होगी। अब जो है मलक रियाज साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 408 अरब रुपए की जो उन्होंने पेशकश की थी उसके नतीजे में इन्होंने उस पर एग्री किया और कहा था कि नेब के केसेस ख़त्म किए जाएं। जबकि मलक रियाज साहब का ये कहना है, उनके वकील का, कि अब नेब भी तफ्तीश कर रही है, तो उस पर जो है वो अदालत ने उनका ये मौक़िफ़ जो है वो उन्होंने मतलब मुस्तरद कर दिया। कहा कि भाई नेब तो इंक्वायरी करेगा, इसलिए वो मामला भी समझे कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब मैं इस पे मोटी मोटी जो चीज़ों पे आऊँगा कि बहरिया टाउन के हवाले से हुकूमत सिंध भी एक्टिव हो गई है कि सिंध सिंध हुकूमत जो है वो भी अब जो है निगरान हुकूमत वो कह रही है कि हम भी तफ्तीश करेंगे। अब ओवरऑल सबको पता है, देखें बहरिया टाउन के बारे में मैं कितनी भी बातें करूं इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक गैर जानिबदार बन के तज्जिया करने की कोशिश करूंगा कि देखें बहरिया टाउन का जो बुनियाद था उसी से लेकर अब तक ये मामला चलते आ रहे हैं। अगर बुनियाद सही होती तो शायद मसला ना होता। और ये मसला इसलिए भी हुआ कि बहरिया टाउन अगर डीएचए से दूर होता तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये अपोजिट हैं आपस में, और वो और ये, तो इनका टकराव तो बनता है। जिस तरह से सास बहू का झगड़ा होता है तो डीएचए सिटी और बहरिया टाउन, इसमें आप जो रद्द-ए-अमल है या ये जो टकराव है ये फितरी है। क्योंकि आपको सोचना थोड़ा सा चाहिए कि बहरिया टाउन एक प्राइवेट सोसाइटी है, उनके ओनर हैं मलक रियाज साहब, और डीएचए साहब हैं, जो डीएचए साहिबा हैं वो हैं जर्नलों की।
तो अब जनरल जो होंगे वो तो कोई भी होगा, रिटायर होता रहेगा, आता रहेगा, एक सिलसिला उनका चलता रहेगा और ये कभी शायद ख़त्म ना होने वाला है। जबकि बहरिया टाउन का मामला है, वो मलक रियाज साहब जब तक ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको और सेहत अच्छी दे, ज़िंदगी दे, लेकिन वो जब तक हैं तो शायद बहरिया टाउन उतार चढ़ाव देखता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो बेटे और दीगर लोग उसको अच्छे तरीके से चला पाएँ या उस तरह की जो है वो काम कर सकें जिस तरह से वो कर चुके हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद मलक रियाज से भी अच्छा काम हो जाए। तो एक तज़ब्ज़ुज़ वाली सिचुएशन है, उर्दू में मेरे अल्फाज नहीं है ठीक, तो माज़रत। एक एक क्या कहेंगे, कन्फ्यूजन है कि मलक रियाज साहब के बाद बहरिया टाउन का क्या होगा। तो मेरी दुआ ये है कि मलक रियाज साहब को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, हर इंसान को दे, मगर ये हकीकत है। और उन्होंने इस बात का भी ये तज़किरा किया है अपने करीबी जो सहाफ़ी हैं उनके, जावेद चौधरी, उनके व्लॉग में उन्होंने वो शेयर किया कि मलक रियाज कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने ऊपर जो बोझ हैं वो हटा के जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी अभी मैं बीमार भी रहता हूँ और ज़िंदगी भी मेरी जो है वो बहुत सारे उतार चढ़ाव देख चुकी है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जो ज़मीर पर बोझ हो। तो अच्छी बात है, मलक रियाज को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया है उसका वो अजाला करना चाह रहे हैं। लेकिन मलक रियाज साहब को सिर्फ अजाला उन लोगों का नहीं करना चाहिए जो पावर में हैं, जिनके हाथ में डंडी है, जिनके हाथ में मतलब सब कुछ है। उन लोगों का भी अजाला करना चाहिए जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास सिवाय अल्लाह को शिकायत करने के और किसी के पास जाने का रास्ता तक नहीं है। तो मलक रियाज साहब को शायद मेरे ख्याल में पिंडी को, लाहौर को और किसी और को खुश करने के बजाय सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों के घरों पर बिल्डोज़र चले थे, जिनकी औरतों को मारा गया था, जिनकी बच्चियों को ज़दो-कोब किया गया था और उनके ऊपर तशद्दुद हुआ था, तो उन लोगों की भी आज उनकी बात सुननी चाहिए। और वो लोग जो बहरिया टाउन के अंदर जो गाँव आ गए हैं, जिनके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जो एक जंगल वाली ज़िंदगी और गुज़ार रहे हैं। जब बहरिया टाउन बन रहा था तो उनके ऊपर बहुत सारी मेहरबानियाँ होती थीं, उनको पानी भी पहुँचाया जाता था और खाना-पीना भी उनको मिलता था। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने रेज़िस्ट करना शुरू किया, उनके ऊपर समझें कि उन्होंने कहा भाई हम अपनी ज़मीनें नहीं देते, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनके पास जो पानी के टैंकर जाते थे वो भी बंद हो गए। उसके साथ फिर दस्तरख़्वान बंद हो गए और उनका वहाँ से निकलना भी एक प्रॉब्लम बन गया। तो अब वो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी मेन चैनल पे कि बहरिया टाउन के अंदर फ़लस्तीन। तो बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वो लोग अभी भी अपनी ज़मीनें देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि बहरिया टाउन की जो हुस्न है, जो ब्यूटी है ना, वो गरीब लोगों के उस झुग्गियों की वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो उन्होंने उनको दीवारें दे के बंद किया हुआ है। तो मेरे ख़्याल में मलक साहब को उनका भी सोच के जाना चाहिए कि अगर मलक रियाज साहब उनके बच्चों को फ्री तालीम देता, अगर उनको हॉस्पिटल्स देता, अगर उन्हीं के घरों के अंदर भी इस तरह की सड़कें बनते हैं तो थोड़े पैसों में सब कुछ होता। लेकिन वो लोग अपनी ज़मीन ना भी देते तो मलक रियाज को सारी ज़िंदगी दुआएं ज़रूर देते थे। और लेकिन अल्लाह करे ये विज़न किसी के पास आए कैसा हो। अब आते हैं कि मलक रियाज साहब ज़ाहिर है इस बहरान में फंसे हुए हैं, सबको पता है कि ये बहुत बड़ा बहरान है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस तरह का मतलब फ़ैसला दे रही है कि नैब भी तफ्तीश उनकी भी चल रही है। अब आप देखें कि हमें मसला क्या आता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मसला ये है कि अगर अदालत खुद फ़ैसला करे, अगर इदारे खुद एक्शन लें तो हमें परवाह नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर एक साइन आता है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये किसी और के इशारे पे हो रहा है। मतलब उसी डायरेक्शन पे सारी चीज़ें बिल्कुल एज़ इट इज़ चलती हैं और वही नताइज आते हैं जो हमें बताया जाता है या हमें सुनाया जाता है। फ़र्ज़ करें भाई इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, अब इलेक्शन भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। और वो आप देखें कि किस तरह से उस शख्स को वहाँ से कर के पार करके वहाँ लाया गया। फिर ये बताया गया कि इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाया जाएगा। वो भी उसी तरीके से होता हुआ नज़र आया। मतलब एक जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही ना और जो अफ़वाहों की सूरत में चीज़ें हमारे पास आती हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, वो बिल्कुल उसी तरीके से होती है। तो हमें ये महसूस होता है कि भाई ये तो दाल में काला है। अब जैसे कि भाई नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, अब डिसाइड जब कर लिया तो फिर वोट करने का क्या फ़ायदा? वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो हो जाएँगे। इस तरह से भाई बहरिया टाउन के खिलाफ़ एक्शन होगा, तो वो हो रहा है। हम इस पे परेशान हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है चीफ जस्टिस हर किसी का अपना-अपना एक रवैया है, फ़र्क है, कंडक्ट है। अब मौजूदा चीफ जस्टिस पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, उनका तो एक बड़ा
कहते हैं कि दबंग स्टाइल है, और वो जो भी करते हैं खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, किसी से घबराते नहीं हैं, और उनको हटाने की जो तैयारियां हुई थी वो भी, इसकी भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो असल मसला क्या आता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट या जो दीगर चीज़ें, उसके उससे पहले एक मामला आता है कि भाई बैरिया टाउन का घेरा तंग होगा, तो वो तंग हो रहा है, करवा कौन रहा है हम उस पर कोई बात ही नहीं कर सकते। तो ये जो मसला है ना, अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हो अभी इंटरव्यूज़ का सीज़न चल रहा है, भाई फ़लाँ ने इंटरव्यू कर दिया, गुनाह माफ़, फ़लाँ ने इंटरव्यू दे दिया, गुनाह माफ़, फ़लाँ को बिठाया गया, गुनाह माफ़, उसको बिठाया गया, गुनाह माफ़। तो इस तरह से एक आया है कि भाई अब जो है मलक रियाज साहब का इंटरव्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो इंटरव्यू आएगा तो जो भी मामला आते हैं वो फिर सेटल डाउन हो जाएंगे, तो फिर वो अदालत की कार्रवाई भी मशकूक हो जाती है, फिर नेब की कार्रवाई भी मशकूक हो जाती है, फिर पाकिस्तान के अंदर एहसाब की बातें भी मशकूक हो जाती हैं। जब भाई इंटरव्यू कराना है तो फिर मेरे ख्याल में बाकी इदारे बंद होने चाहिए। और मलक रियाज साहब भी ज़ाहिर है एक मंजे हुए बिजनेसमैन हैं, उनकी भी बहुत सारी दोस्तियां ताल्लुकात हैं, वो भी अपना कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा, जो जावेद चौधरी ने बताया, क्योंकि वो उनके करीबी भी हैं और इनडायरेक्ट तर्जमान में कहूँ तो गलत बात नहीं है, वो बैरिया टाउन के एक स्पोक्स पर्सन भी हैं, क्योंकि उनका बहुत पुराने अरसे से मलक रियाज साहब से ताल्लुक़ है। तो अब जो मामलात लग रहे हैं वो ये हैं कि मलक रियाज साहब का अभी तक इंटरव्यू नहीं आया, शायद अब आ जाए तो अलग बात है। अगर वो इंटरव्यू देते हैं या दे चुके हैं, रिकॉर्ड भी करवा चुके हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वो अप्रूवल में गया हुआ है या वहाँ से वो आ जाएगा? और अगर मलक रियाज साहब का इंटरव्यू का वो मकसद नहीं बनता जो मकसद के लिए उनको कहा गया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई ये जो जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है। माजरत के साथ हमारा दिल भी दुखता है, हम भी चाहते हैं कि कानून और आइन की हुक्मरानी हो, जहाँ कोई किसी को डिक्टेट ना करे, कोई किसी के गिरेबान में हाथ न डाले, जहाँ आपकी किसी और की आज़ादी ज़बान से हट के हाथ तक न पहुँचे। मतलब ये सारी चीज़ें इस वक्त मशकूक होती जा रही हैं। तो मलक रियाज साहब कह रहे हैं कि भाई मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने बहरिया को बचाऊँ, बिल्कुल उनको बचाना चाहिए। उसके साथ वो कहते हैं भाई मैं अपने जो भी मामलात पहले हो चुके हैं उनको भी मैं ठीक करना चाहता हूँ, वो भी होने चाहिए। अब आते हैं कि बहरिया टाउन पे नज़र किसकी है? भाई नज़र डेफिनेटली उन लोगों की है जो उनके बराबर में हैं। मगर अब हालात ये हैं कि भाई बहरिया टाउन का कोई इंडिकेशन या कोई ऐसा इशारा नहीं मिल रहा कि हालात बेहतरी की तरफ जाए। अभी तक जो मुआशी हालात हैं मुल्क की वो वैसे ही ख़राब हैं, ऊपर से बैरिया टाउन की मार्केट डाउन हो गई है, विलास की 30-35 लाख कीमतें गिर गई हैं, लोग घर बेचना चाह रहे हैं, कोई ख़रीदने वाला नहीं है, और जो ख़रीद रहा है वो इतने में ख़रीदने की कोशिश कर रहा है जितने में उस बंदे ने लिया भी नहीं था। मतलब उस बंदे ने खर्च किया 2 करोड़, वो कोई विला वही लेगा आके 1.5 करोड़ में या 1 करोड़ 20 में, तो क्या फ़ायदा। तो मलक रियाज साहब ने जो टाइम टू टाइम झटके दिए, जैसे 35% का मामला कर दिया कि भाई आपको प्लॉट मैंने 1 करोड़ में बेचा था, अब वो प्लॉट हो गया है 3 करोड़ का, तो आप मुझे 35% दो। तो ये बहरिया टाउन के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो शुरू में हुए थे उन्होंने बिल्कुल एतमाद ख़त्म कर दिया। और इस वक्त भी बहरिया टाउन की हालत ये है कि आप कानूनी शिकंजे में मज़ीद खुद को खुद फंसवा रहे हैं कि ज़मीन हमारे पास नहीं है। दुनिया को पता है कि बहरिया टाउन के पास ज़मीन कितनी है। दुनिया को पता है कि बहरिया टाउन की बाउंड्री रात में एक जगह पे होती है, सुबह उठो तो दूसरी जगह पे होती है। और उसके साथ अगर आपने ली भी तो 42,000 एकड़ एराजी पर बहरिया टाउन है, तो उसमें बहरिया टाउन को खुद मेरे ख्याल में झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपने ख़रीदी कितनी थी ज़मीन, अभी कितनी है और उसके बाद कितनी है। तो ये जो 10 रुकनी कमेटी है, इन्होंने तो मज़ीद एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि भाई 3,000 एकड़ एराजी तो इनके पास एक्स्ट्रा है। तो अब अगर वो प्लॉट भी आते हैं, लोगों की ज़मीनें भी आती हैं, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। और रही बात बैरिया टाउन के एजेंट हजरात की, तो वो किरदार अदा कर रहे हैं जिस तरह से सईदुल सहाफ़ होते थे इराक़ के तर्जमान सदर सदाम के। तो वो कहते थे हम दुश्मन फ़ौजों को ना चने चबवा देंगे, लोहे के चने चबवा देंगे, और इस तरह से उसकी स्टेटमेंट्स ऐसी ऐसी दिलचस्प होती थी कि पूरी दुनिया हंसती थी और उसके साथ उनकी बहादुरी को भी सराहते थे। एक दिन क्या हुआ, वो मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पीछे से आगे दुश्मन फ़ौजों ने पकड़ लिया। तो हालात ये थे, और कहते थे कोई कुछ नहीं है, पीछे से बमबारी हो रही होती थी और वो कहते थे कुछ भी नहीं है, हम लड़ रहे हैं, हम फाइट करेंगे, हम यूँ करेंगे, और आखिर में सत्यानाश। तो हमारे जो ये कुछ एजेंट हजरात हैं
वो इस तरह की चीज़ें में अभी भी वही सेल कर रहे हैं कि आपका थंबनेल अलग है कि भाई बैरिया टाउन तबाह, सेल बंद, फलाना, और अंदर कुछ भी नहीं। तो मामला आ रहा है कि भाई ये जो इश्यूज़ हैं, जिस तरह से सिंध हुकूमत है, जिस तरह से साबिक हमारे इसमें नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे थे, वुज़रा थे उस वक्त, और उसके साथ पुलिस के अफसरान थे जिसमें राव अनवार का किरदार था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात ज़रूर कही है कि साबिक जो इनमें अफसरान थे वो भी, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब एक इशारा दिया। और उसके साथ ये भी कहा कि लोगों ने जमा पूंजी खर्च किए, एक एक इंच क्या किया, और आप उनको एक कागज़ का टुकड़ा देते हो। बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि बैरिया टाउन के अंदर लीज़ ना होने की वजह से लोगों के पास सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। किसी वक्त भी वो कहेंगे भाई ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये नहीं है। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम, मेरे ख्याल में इसको एक हमेशा के लिए अगर ख़त्म करना है ना, तो मलक रियाज साहब को भी इस वक्त सोचना चाहिए। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उनको बोलूं, लेकिन मैं अपनी बात ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा कि मलक रियाज साहब के पास एक ही रास्ता है कि सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ किए हुए जो माजी के गलतियों से सबक सीखने के बाद इस बहरिया टाउन के बारे में एक बहुत अच्छा फ़ैसला करें, उसके साथ मुतासरीन के बारे में अच्छा फ़ैसला करें, और अपने जो जाननशीन हैं उनको भी वो एक चीज़ का पाबंद करें कि अगर इस प्रोजेक्ट को बचाना है, चलाना है, तो उसके बाद क्या करना है। मेरे ख़्याल में ये जो रोज़-रोज़ की, आप कहें कि एक खेल हो रहा होता है कि जब भी मलक रियाज को किसी हुक्मरान को पैसे चाहिए और मलक रियाज को ब्लैकमेल करे, तो मलक रियाज साहब क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं? अगर वो सीधी सीधी अपनी बिजनेस की तरफ जो सारे काम करते और सीधा सीधा हिसाब चलवाते, तो मेरे ख्याल में कोई भी उनको जर्नल कोई तंग नहीं करता। तो अब उनको इस सारे सूरत हाल से निकलने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने इतने अरबों कमाए हैं बहरिया टाउन से, जो उस वक्त नेब की रिपोर्ट थी 1800 अरब रुपए कमाए। तो 460 अरब रुपया कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसमें से ज़ाहिर है उसने कोई मेरे ख्याल में 7-8 अरब जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगाए। ज़मीन तो उनको समझे फ्री में मिली थी। अब इस सारी ज़मीन को सिंध हुकूमत की पुष्ट पनाही, और ये कहना कि सिंध हुकूमत मेरे पीछे खड़ी है, पीपल्स पार्टी पीछे खड़ी है और मैं सिंध के अंदर करूँगा, तो उस चीज़ को भी उनको देखना चाहिए कि अगर इस निगरान हुकूमत के बाद अगर इलेक्शन होते हैं और पीपल्स पार्टी नहीं आती, तो फिर क्या सूरत हाल बनती है। फ़र्ज़ करें अभी तो डील डन है, अगर वो नहीं आते तो क्या होगा। तो मेरे ख्याल में मलक रियाज साहब को किसी भी हुकूमत के कांधों पे ये काम नहीं करना चाहिए। उनकी पार्टनरशिप बिल्कुल जरदारी साहब के साथ है या बिलावल से हैं, किसी से भी हैं, लेकिन उस पार्टनरशिप के बाद जो सरकारी अफसरान लगते हैं, जामशोरों का डीसी किसी का बाप उसको नहीं हटा सकता, अभी हटा होगा तो पता नहीं, एसएसपी को ये नहीं हट सकता। मलिर का डीसी बहरिया टाउन लगवाता है, मैं एसएचओ गडाफ भी बहरिया टाउन की मर्जी से आता है, मलिर में भी एसएसपी उनकी मर्जी से आते हैं। तो ये सारी सूरत हाल का क्या है, इशारतन कि आप गलत काम लोगे। अभी भी जो पीडी लगा हुआ है मलिर एक्सप्रेस वे का न्याज सुमरो, वो भी बहरिया टाउन की रजामंदी से। तो इस तरह की सूरत हाल से मेरे ख्याल में नहीं बहरिया टाउन चल सकता। उनको प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। और ये सब कुछ जो बदनामी हो रही है, इसके पीछे बहरिया टाउन की वो मैनेजमेंट भी है जो जिन्होंने रेजिडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत रवैया रखा। उनके घरों के पानी बंद कर दिए, उनके सामने खदे खोद दिए, उनको सिक्योरिटी तक नहीं दी, उनके घर उन आम लोगों के साथ उनका रवैया ऐसे है कि जैसे नौकर उनके पास आए हुए हैं, हालांकि वो खुद नौकर है। तो मेरे ख्याल में बहरिया टाउन को अपनी तमाम गलतियों का अजाला मलक रियाज को अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, और एक एज अ मुस्लिम बरहक है हमारे ऊपर मौत। और इंटरव्यू मेरे ख्याल में इसीलिए डिले हो रहा है कि शायद मामला तय नहीं पा रहे हैं, और अगर तय पा जाएंगे तो ये होगा। और अगर मलक रियाज देखें अपना बहरिया टाउन बचा रहे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं जैसे अभी तक दूसरे सियासतदान कर रहे हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। किताब तो हाजरा खान ने भी लिख लिया। मतलब कोई ज़माना था औरतें अपने गुनाहों को छुपाती थी, अब औरतें फ़ख्रिया तौर पर वो किताब लिख के बता रही हैं कि हमने ये मुंह काला किया हुआ है, हमने ये किया है, हम ये एक ट्रेंड है। हम अपनी नई नस्ल को ये एक आइडियल सोसाइटी देने जा रहे हैं जिसमें औरतें अपना ये बता रही हैं कि हमारा इनके साथ ये ताल्लुक़ था। मतलब इस तरह की सोसाइटी, और हम बैठ के वहाँ बोलते हैं। कभी कभी मुझे कमेंट्स करते हैं हलाल और हराम। भाई अपने मुल्क के हालात देखें और फिर दूसरे मुल्कों पर उंगलियां उठाएं कि हलाल हराम क्या है। तो ये सूरत हाल हो चुकी है पाकिस्तान की। और बहरिया टाउन के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि जो 30 अरब रुपए हैं बहरिया टाउन
के सिंध हुकूमत के पास, फ़र्ज़ करें ये हुकूमत वापस आती है पीपल्स पार्टी की, ये तो वापस चले जाएंगे उनके पास, क्योंकि जो अमानत आई है वो वापस ही जाएगी। सिंध के अंदर ज़मीनों पर जो कब्ज़े हो रहे हैं उन कब्ज़ाखोरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और उसके साथ ये मामला हमेशा के लिए इसको ये बाब बंद होना चाहिए, ताकि आगे कोई भी इस तरह का अमल ना हो। और जो नेशनल पार्क है ना, खीरथर नेशनल पार्क, ये खीरथर नेशनल पार्क को हर सूरत में बचाना चाहिए, जहाँ से इस वक्त भी मलक असद के जो लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी के एमपी थे साबिक और इस वक्त सरदार हैं उस पूरे एरिया के, उनके लोग रेती बजरी निकाल रहे हैं, उनके लोग वहाँ से पहाड़ों की कटाइयाँ कर रहे हैं, बैरिया टाउन खुद कटाइयाँ कर रहा है। तो ये सारा अमल जो है ये एक एनवायरनमेंट के भी ख़िलाफ़ है, नेचर के भी ख़िलाफ़ है, और जो इंटरनेशनल कवानीन है, एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया हुआ है, ये उसके साथ भी खिलवाड़ है, तो उसको भी रोका जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कोशिश की है कि इस बात को मैं समअप कर सकूं, शायद कर पाया हूं या नहीं वो आप फैसला करेंगे, और हम मिलेंगे किसी और मौजू के साथ, और जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। थैंक यू सो मच।